प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नारायण सुतार गायत्री कॉलेज सांचौर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है बीज प्रसुप्ता अथवा सीड डोरमेंसी। इस सीड डोरमेंसी होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है इत्यादि के बारे में हमने इससे पहले की क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जिसका वीडियो गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप उस वीडियो को देख करके उस लेक्चरर को समझ करके सीड डोरमेंसी के प्रकार और इसको उत्पन्न करने वाले कारकों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसके बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीड डोरमेंसी को भंग करने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है। आवश्यकता इसकी इसलिए होती है कि डोरमेंसी होने के कारण बीज सामान्य वातावरण के अंदर अंकुरित तो नहीं हो पाता। जर्मिनेट नहीं होने के कारण अंकुर में लंबा समय लगता है। कई बीजों में ऐसी प्रसुप्त अवस्था पाई जाती है जो 1 साल से लगा करके 2 साल तक होती है, तो हमें 2 साल तक वेट करना पड़ेगा तब जाकर के बीज उगेगा। यदि हम उसकी प्रसुप्त अवस्था को उसमें पाए जाने वाले कारक के आधार पर भंग कर दें, इसको ब्रेक कर दें, तो बीज समय से पहले अंकुरित हो सकता है और जब अंकुरित होगा तो नई फसल के रूप में विकसित हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा ये टॉपिक है वो बीज प्रसुप्ति अवस्था को भंग करने वाली विधियों के संदर्भ में है। तो हम पढ़ेंगे बीज प्रसुप्ति अवस्था को भंग करने की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है। ये विधियाँ डिपेंड करेगी कि उसमें कौन से प्रकार की डोरमेंसी प्रेजेंट है। इसलिए आप लगातार इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको कैसे पता लगेगा कि इस चैनल पर इस सब्जेक्ट से संबंधित कौन सा वीडियो अपलोड किया गया, कब किया गया। इस हेतु बेल आइकॉन आपको जो दिखता है उसको प्रेस कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन सा वीडियो कब अपलोड किया जा रहा है। तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि सीड डोरमेंसी को भंग करने की विधियां कौन कौन सी है। ऐसे बीज जिसमें डोरमेंसी कठोर सीड आवरण के कारण हुई है, हार्ड सीड कोट के कारण डेवलप हुई है, उसकी डोरमेंसी को भंग करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास में विधि है। उसका नाम होता है स्कैरिफिकेशन अथवा खुरसना। क्या खुरसेंगे? सीड कोट को, क्योंकि वही कठोर सीड कोट, कठोर सीड आवरण या बीजावरण ऑक्सीजन को तथा जल को सीड के अंदर प्रवेशित होने से रोकता है, अर्थात वो जल तथा ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्यता प्रदर्शित करता है। इसलिए उस बीज आवरण को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बीज आवरण को तोड़ने के लिए हमारे पास में 2 मेथड है, एक है मैकेनिकल मेथड और सेकेंड है केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड्स के अंतर्गत उस बीजावरण को घिस करके, इसको रगड़ करके, उसको छील करके या उसको हथौड़े से पीट करके उसके सीड कोट को ब्रेक किया जाता है। ब्रेक हुए क्षेत्र से आसानी से ऑक्सीजन तथा जल का आवागमन हो जाता है, अर्थात जो सीड कोट अपारगी में था वो पारगी में परिस्थिति में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग प्रोसेस के द्वारा हम सीड कोट को तोड़ सकते हैं, लेकिन इस दौरान इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है कि भ्रूण को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त या क्षति नहीं पहुंचे, तो भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचे, उसको हानि नहीं पहुंचे। यदि भ्रूण ही विघटित हो गया तो बीज अंकुरित नहीं होगा। तो हमारा ये की जाने वाली मैकेनिकल प्रोसेस व्यर्थ हो जाएगी। दूसरी जो विधि है इसको स्कैरिफिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है कि यदि हम किसी बीजों को
नहीं तोड़ सकते, उसके आवरण को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आवरण को तोड़ने से भ्रूण नष्ट हो सकता है। ऐसी यदि समस्या हमारे सामने आती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, केमिकल मेथड यूज करेंगे। और इस विधि में करते क्या है, तनु H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक खनिज अम्ल से निर्मित है, या फिर वसा विलायक अथवा गर्म जल के अंदर निश्चित समय के लिए बीजों को रखा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद बीजावरण या बीज आवरण मुलायम हो जाता है। उसमें वे पदार्थ जो अपरगम्यता को प्रेरित करते थे उस बीज आवरण से बाहर निकल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आवरण गैस, ऑक्सीजन तथा जल के प्रति पारगम्य हो जाता है, फलस्वरूप अंकुरण प्रेरित हो जाता है। एक निश्चित समय के लिए उसको बीज को एसिड्स के अंदर या विलायक के अंदर या गर्म जल में रख करके बाहर निकाला जाता है, फिर कुछ समय के बाद पुनः अंदर डाला जाता है, फिर बाहर निकाल के सुखाया जाता है। इस क्रिया को नाम देते हैं इम्पेक्शन अथवा समुदाय। बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करने से इसकी सीड कोट की हार्डनेस समाप्त हो जाती है। यदि हम एक साथ कुछ लंबे समय के लिए बीजों को उसी के अंदर रख दें, तब अम्ल के अंदर रख दिया या विलायक के अंदर रख दिया, गर्म जल के अंदर रख दिया, तो हो सकता है कि भ्रूण पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े। इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा ट्राइगोनेला और प्रोटोलेरिया जैसे पादप के बीज जो हाइलम क्षेत्र होता है, उस हाइलम क्षेत्र पर एक अवरोधित संरचना पाई जाती है, ढक्कनुमा रूप में होती है, और वही अवरोध उत्पन्न करने वाले स्ट्रक्चर के कारण जल का अवशोषण नहीं होता। तो केमिकल मेथड के द्वारा ट्रीट किए जाने के पश्चात वो पलगनुमा संरचना हाइलम अथवा नाभिक से हट जाती है, बने हुए छिद्र से जल आसानी से बीज के अंदर प्रवेशित होता है। बीज प्रसुप्ति को भंग करने के लिए सेकेंड विधि, जिसका नाम है चिलिंग ट्रीटमेंट या शीतन उपचार, इसमें किया जाता है। बीजों को 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर उसको रखा जाता है। इस क्रिया को नाम देता है उपचारित करना। इसके फलस्वरूप निरोधक पदार्थों के निष्क्रिय हो जाने के कारण अंकुरण की प्रक्रिया प्रेरित हो जाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो 0 डिग्री से 5 डिग्री का तापमान दिया जाता है वो अल्टरनेट प्रोसेस में दिया जाता है। शरद ऋतु की किस्मों को अल्टरनेट प्रक्रिया में इस ताप पर उपचारित किया जाता है। अल्टरनेट प्रक्रिया का मतलब होगा कि कुछ निश्चित समय के लिए उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, फिर निश्चित समय के लिए उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, अगेन वापस उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अल्टरनेट प्रोसेस रूप से किया जाता है, जिसको नाम देता है स्तरण। मूल रूप से ये शरद ऋतु की बीजों के लिए किया जाता है। अब इस शीतन उपचार से हुआ क्या, सिंपल सा बात है, इससे जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन की वृद्धि होती है। फलस्वरूप ये हार्मोन वृद्धि निरोधकों के प्रभाव को समाप्त कर देता है, अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और प्रसुप्त अवस्था भंग हो जाती है। तीसरे नंबर की जो मेथड है उसको नाम देता है एक्सपोज टू अल्टरनेट ट्रीटमेंट। अब अल्टरनेट ट्रीटमेंट है किसका, निम्न और उच्च ताप का। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार बीज को 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे रखते हैं और दोबारा 5 डिग्री पे रखें, तो अल्टरनेट प्रोसेस हुआ, निम्न ताप और उच्च ताप। तो जब निम्न ताप और उच्च ताप पर कंटिन्यूस को उपचारित किया जाता है तो बीज की प्रसुप्ति भंग हो जाती है। लेकिन इस दौरान ध्यान ये रखना पड़ता है कि इस निम्न और उच्च ताप का अंतर है वो 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो। जैसे निम्न ताप 20 रखा, उच्च ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, अथवा निम्न ताप 15 रखा, उच्च ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। यदि ये अंतर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, जैसे 2 डिग्री हो जाता है या 30 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पर
प्रसुप्ति भंग होने के स्थान पर प्रसुप्ति बढ़ जाती है। इस प्रसुप्ति अवस्था से प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ता है कि इस पादपों के बीजों में पाए जाने वाले फाइटोक्रोम, जिसको हम PFR और PR के नाम से जानते हैं, जो फार रेड को ग्रहण करता है या फिर सुदूर रेड रंग की तरंग को ग्रहण करता है, में अंत परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र हो जाती है और इसी तीव्रता के कारण अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और दूसरा, निम्न उच्च ताप से उपचारित करने पर गैसों के प्रति पारगम्यता में वृद्धि होती है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, पारगम्यता में वृद्धि। ऑक्सीजन का इजी वे से आवागमन प्रेरित हो जाने के कारण श्वसन क्रिया में वृद्धि होती है। फलस्वरूप कई प्रकार के एंजाइम सक्रिय होने से अंकुरण की क्रिया तीव्रता से होना प्रारंभ होती है। मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी का अगला टाइप से है, उसको नाम देते हैं प्रेशर। यदि बीजों को 18 डिग्री से लगा करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 से 20 मिनट तक द्रव चालित द्रव दाब के अंतर्गत उपचारित किया जाए तो बनने वाले प्रेशर के फलस्वरूप सीड कोट नरम हो जाता है। फलस्वरूप बीज आवरण के कमजोर होने के कारण पारगम्यता वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप डोरमेंसी खत्म हो जाती है। इस मेथड द्वारा डेविस ने अल्फा अल्फा घास और मेलिलोटस अल्बा के अंतर्गत प्रयोग करके देखे गए। इन पादपों के बीजों को जब द्रव चालित द्रव दाब में उपचारित किया गया तो उसमें उत्पादकता अथवा उसमें जर्मिनेशन की दर 50 से लगा करके 200% तक बढ़ गई। 200%, कई गुना ज़्यादा हो गया। अन्यथा अंकुरण कम होता था, इस क्रिया के द्वारा अंकुरण ज़्यादा हो गया, अर्थात उसकी डोरमेंसी खत्म हो गई। अगली विधि है जिसका नाम देते हैं लाइट के द्वारा उपचारित करना। विद्यार्थियों, जब हमने प्रसुप्तावस्था के कारण पढ़े थे तो उसमें लाइट का था, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर अंकुरित होने वाले बीज दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक और सेकंड नेगेटिव फोटोप्लास्टिक। पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स को यदि हम रेड कलर देते हैं, रेड कलर की प्रकाश देते हैं, उस स्थिति में इसका अवशोषण सबसे अधिक होने के कारण पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड में जर्मिनेशन की क्रिया प्रेरित हो जाती है। लेकिन यदि इसको फार रेड युक्त लाइट दी जाए तो उसमें अंकुरण रुक जाता है अथवा डोरमेंसी बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स के आधार पर यदि हम निश्चित तरंगदैर्ध्य की प्रकाश से बीजों को निश्चित समय के लिए उपचारित करते हैं तो उसमें साइटोकाइनिन का संश्लेषण होने के कारण डोरमेंसी समाप्त हो जाती है और जर्मिनेशन की क्रिया प्रेरित हो जाती है। तो ये पांचवा जो कारक है वो है लाइट से संबंधित। अगला जो मेथड है वो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। बीजों को उच्च सांद्रता युक्त वातावरण में रखना। जब किसी बीज के बीजावरण की ऑक्सीजन के प्रति पारगम्यता नहीं होती अथवा वो अपारगम्यता प्रदर्शित करता है, केवल ऑक्सीजन के लिए, वो जल के लिए है लेकिन ऑक्सीजन के नहीं होता, तो उस स्थिति में यदि उन बीजों को ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में रखा जाए तो ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्यता पारगम्यता बदल जाती है और ऑक्सीजन के परिवेशित होने से उसमें उपस्थित वृद्धि निरोधक पदार्थ जो कि डोरमेंसी को प्रेरित करते हैं का ऑक्सीकरण होने के कारण तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप पादपों में डोरमेंसी खत्म हो जाती है। ब्रेकिंग मेथड
जो सीड डॉर्मेंसी से संबंधित है उसका लास्ट टाइप से ग्रोथ रेगुलेटर्स अथवा ग्रोथ हार्मोन का उपयोग करके विद्यार्थियों पादप वृद्धि नियामक दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि प्रेरक, वृद्धि निरोधक। एबीए काउमेरिन फिनोलिक्स कंपाउंड जैसे वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। जब वृद्धि रुकेगी तो प्रसुप्ता बढ़ेगी, जबकि ऑक्सिन, इथाइलिन और साइटोकाइनिन तथा जिबरेलिन वृद्धि को प्रेरित करते हैं। इसमें से साइटोकाइनिन और जिबरेलिन का उपयोग बीज उपचार के लिए किया जाता है तो प्रसुप्त अवस्था उसकी भंग हो जाती है, जबकि जर्मिनेशन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा है बीज प्रसुप्ति अवस्था को भंग करने वाली विभिन्न विधियाँ डिपेंड करती हैं कि इसमें कौन से प्रकार की प्रसुप्ति अवस्था उत्पन्न हुई है। अगले टॉपिक्स के अंदर या लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सीड डोरमेंसी आखिर उत्पन्न हुई क्यों, मैकेनिज्म ऑफ सीड डोरमेंसी, और इस बीज प्रसुप्ति अवस्था के उपयोग क्या है, आखिर ये क्यों पाई जाती है, प्रकृति में नहीं पाई जानी चाहिए लेकिन फिर भी ये पाई जाती है, इत्यादि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।